आप कम से कम हमारा एक बार दर्द तो सुनो। सर ने मुझे क्या कहा, मेरे तो होश उड़ गए। हम दिल्ली कोर्ट में जाते हैं, दिल्ली कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हमने ईडी के अंदर अपनी लेटरबाजी करी तो ईडी कहते हैं आप पार्टी नहीं है इसके अंदर, और हमने 140 करोड़ रुपए दे रखे हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इस फ्लैट में जाकर के और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। ये कहानी बहुत दुखद है हम लोगों के साथ में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बना, क्योंकि मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, प्रधानमंत्री सुनते नहीं है। पीड़ित हैं पर उसके बावजूद हमारे को कोई रिस्पांस कहीं से भी नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको रोज कोई ना कोई फैक्ट आपको बताते रहते हैं हम। आज बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, जो फैक्ट आज मैं आपको इन लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ। हम रिपोर्टिंग पर बाहर गए थे, सर लोगों का हमारे पास फोन आया कि आ जाइए यहाँ पर, हम लोगों को अपनी बात रखनी है। अब देखिए, और बात ऐसी है, दुखद बात ऐसी है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कितना बुरा जयपुर के लोगों के साथ, और बताना चाहूंगी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं ये सब जिनके साथ ये हुआ है। क्या हुआ है? इनका सपना था कि हमारा भी एक घर होना चाहिए, आशियाना होना चाहिए, किसी को तोहफा देना था, किसी को बच्चों को तोहफा देना था, अपना एक घर बनाना था। और इनके साथ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा घपलेबाजी जिसे कहते हैं हम, बहुत बड़ा धोखा इन लोगों के साथ हुआ। 2013 का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पार्क रिजेंसी, सही बोल रही हूँ मैं? पार्क रीजेंसी। हाँ, तो स्पोर्ट सिटी, हाँ, जिसका नाम फिर बाद में बदल दिया गया था। तो इसमें 2013 में इन लोगों ने पैसे डिपॉजिट भी कर दिए थे। सबको पता था कि हमारा फ्लैट आ जाएगा, हमारा घर 2016 तक भैया बन जाएगा। और क्या होता है, रेडी हो जाती है बिल्डिंग पूरी, फ्लैट पूरे बन जाते हैं, घर सबके बन जाते हैं, पर इनको मिल नहीं पाते हैं। ईडी उसे सील कर देती है। लंबी कहानी है, इन सबके मुंह से सुनिएगा। पर ये ईडी द्वारा पीड़ित लोग हैं जो आज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ गुहार लगाई है भैया, दिल्ली तक गुहार लगाई है। जयपुर की बात आपको क्या करूं, सीएम पीएम सब तक गुहार लगा दी है, पर कुछ हो नहीं पाया। और आज 2025 है, तब से ये लोग लड़ रहे हैं। तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बता दूं शुरू करने से पहले, मैं तो इससे बहुत इंप्रेस हुई हूँ। ये इन्होंने मुझे बताया था अधूरा सपना जो है पूरी बिल्डिंगों का, और अधूरा सपना, और जो व्यक्ति इसमें 400 लोगों से ऊपर हम लोगों का समूह बन गया, मोर देन हमारा समूह बन चुका है। 626 फ्लैट थे इसमें। क्या बात है, इतने लोग हैं पीड़ित, आप सोचिए। और सब अलग अलग हैं, और सब बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं। मैं ब्रिगेडियर भी है मेरे साथ हैं, वो भी आपको उनसे भी मिलाऊंगी। डॉक्टर हैं, एक्स एमएलए भैया, मैं किसकी बात कर रही हूँ। और ये सब राजस्थान की पूर्व महिला विधायक जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आप देखिए, न्यायाधीश भी है भैया, डॉक्टर भी हैं, और किसान भी हैं, आप सोचिए। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इनके मुंह से सुनिएगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। बताइए सर, शुरू से एंड तक थोड़ा सा समझाइए। सबसे पहले तो मैं द फैक्ट इंडिया को कहना चाहूंगा कि वो हमारे दर्द को, हमारी बात को उठाने के लिए तैयार हुए हैं। ये एक हम लोगों का एक सपना था, और हर आदमी का सपना होता है कि उसके जीवन में उसकी खुद की छत हो। हम लोगों के पास में एक ये प्रोजेक्ट आया था 2012 के अंदर कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो लगभग 924 फ्लैट के साथ में और 7 बिल्डिंगों के साथ में प्रोजेक्ट आ रहा है। और इसके अंदर आप अगर फ्लैट लेते हैं तो इसके अंदर आपके स्पोर्ट्स वगैरह रहेंगे, इतनी ग्रीनरी रहेंगी कि आप अपना बुढ़ापा और ये वह आराम से इसमें निकाल सकते हैं। सब ने, हम लोगों ने इसके अंदर अपनी मेहनत की कमाई, कईयों ने अपने इसमें रिटायरमेंट की कमाई, कईयों ने इसमें बैंकों से लोन लेके अपने सपने को साकार करने के लिए पैसे देने के लिए लगे। अब ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको देखते कोई भी आदमी देखे कि हाँ नहीं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, लेना है। ग्राहक सचेत के कारण हमें इसमें 2-3 चीज़ों को जो उस समय ध्यान रखना पड़ता है। हम 2012 से जो देख रहे थे, तो इसके अंदर हमारे सामने 2013 के अंदर ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ हमारे साथ में, जिसके अंदर भू मालकिन मधु चौड़िया थी, जिसके अंदर मधु चौड़िया जी का जो डेवलपर जो इसके अंदर जो लेकर आए थे वो आदर्श बिल्ड स्टेट था, और तीसरे हम लोग एलओटी के हिसाब से हम लोगों ने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर ये हमने फ्लैट बुक किए। और ये फ्लैट इतने बढ़िया फ्लैट थे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जेडीए ने भी पास किया, फायर एनओसी भी मिली, फायर एनओसी मिली, एनवायरमेंट एनओसी मिली, हर डिपार्टमेंट ने इसको एनओसी देके पास किया, और ये प्रोजेक्ट समय पे चालू होता हमको उसको नजर आया। और सारे बैंकों ने इसको पास किया, और बैंकों ने भी इसको हम सबको लोन भी दिया। कई लोग आज भी लोन की किस्तें चुका रहे हैं, जबकि फ्लैट उन्हें नहीं मिला है। कारण क्या हुआ, ये कहानी बहुत दुखद है हम लोगों के साथ में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बना तो इसके अंदर
जो होता है प्रोसेस, डेवलपर एग्रीमेंट बनाया गया। डेवलपर एग्रीमेंट जो होता है वो लैंड लेडी और जो बिल्डर है उनके बीच में बना। ये एग्रीमेंट जो इन्होंने अप्रैल 2013 में बनाया, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत इन्होंने ये तय किया कि 70-30 का इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि 30% जो इस प्रॉफिट होगा वो लैंड लेडी लेकर जाएगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे, और 70% जो है बिल्डर इसको कंप्लीट करेगा। अब इसके अंदर जो भी मुनाफा होगा और ये सारा पैसा जो है एलओटी से लिया जाएगा और ये पैसा समय समय पे लगता जाएगा और फेज वाइज हमें पैसा देना था। हर माले के ऊपर एक परसेंटेज जो फिक्स होता था, उस परसेंटेज हिसाब से हम में से कई लोगों ने इसमें पैसा देते रहे। आज तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 140 करोड़ से ऊपर हम लगा चुके हैं, जो मेरे पास में एक अमूमन इंफॉर्मेशन है। और 400 फ्लैट के जो लोग बाग जो पीड़ित हैं, वो हम लोगों ने मिलकर एक छोटी सी सोसाइटी बनाई, पाक रेजेंसी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, क्योंकि ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हमें लड़ने के लिए एक समूह चाहिए था। कितने, एक से थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी सर, कितने सालों से लड़ रहे हैं? हम 2019 से लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी में। इसके अंदर पूरा कोविड का समय भी निकल गया, उसके बाद में कई समय निकले और अभी भी हमारे पास में ऐसा कोई आशा नजर नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। और आपको एक बात बताऊंगी सर को रोककर, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफिस के अंदर, सर सभी लोग मुझे समझा रहे थे कि सोनिया हमारी प्रॉब्लम क्या है। सर ने मुझे क्या कहा, मेरे तो होश उड़ गए कि भैया पहले जो दिया 140 करोड़ वो तो थे ही, उसके बाद जो आज ये लड़ रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है सर बताइए। अभी तक कोर्ट कचहरी में हम 2019 से लेके कोर्ट कचहरी के अंदर उस बिल्डिंग को बचाने के लिए, क्योंकि मेंटेन करने के लिए हम तकरीबन आज 38 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और ये हम हर जो फ्लैट ओनर से कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000 रुपए ले लेके इकट्ठा करके काम कर रहे हैं। आप देखिए कितना, मतलब आदमी क्या क्या करे। और सुनिए, जो इनके घर है जो सील कर दिए गए हैं, बेचारे इनको पता है कि हमारे ही घर है, उसके आज भी रखवाली करते हैं। वहाँ वॉचमैन है, वहाँ सारे काम हो रहे हैं, पानी भर जाता है तो पानी निकालने के लिए बुलाया जाता है, आप सोचिए। और बिजली भी हमने उधार में मांग के बिजली है, सरकार में बिजली नहीं दे रही। सर बताइए कहाँ कहाँ पर गुहार लगाई? देखिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने जो सबसे पहले जो बात थी कि हमें इसके प्रोजेक्ट में, आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि 2013 के अंदर ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने लिखा था कि भैया 3 साल के अंदर हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा और कहीं पे भी डिलेड हुए तो 6 महीने एक्सटेंशन में। तो हमें सबको ये आश्वासन दिया गया था कि आपको 2016 के आखिरी तक ये फ्लैट मिल जाएंगे। अब बिल्डर में और जो लैंड लेडी में या लैंड ओनर में जो क्या रहा होगा हमें नहीं मालूम, पर इसके ऊपर एक अटैचमेंट आया उस समय कि भाई साहब आप इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ईडब्ल्यूएस के फ्लैट की इनको कहानी हुई थी, जिसके लिए डिलेड हुआ। और 2017 के अंदर राजस्थान में रेरा इंट्रोड्यूस हो गया। इन्होंने जाके ये सारे चीज कही कि भैया अब ये प्रोजेक्ट हमारे को रेरा के थ्रू ही करना पड़ेगा। रेरा में हमने अप्लाई कर दिया, आपको कुछ समय में आपको फ्लैट दे देंगे। हमसे रेगुलर किस्तें लेते रहे, पैसे लेते रहे, डिलेड प्रोजेक्ट होता गया। तो हमने इस प्रोजेक्ट में 2019 तक हम लोगों ने पैसे दिए और एक दिन हमें मालूम चलता है कि ईडी ने इस प्रोजेक्ट को अटैच कर लिया। अब जब ईडी ने इस प्रोजेक्ट को अटैच किया तो हमें ये समझ में नहीं आया कि भैया ईडी हमारे प्रोजेक्ट को क्यों अटैच करेगी, क्योंकि ये तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट था। रेरा के अंदर भी ये प्रोजेक्ट है कि भैया जो अलॉटी पैसे देंगे उस प्रोजेक्ट से पैसा कंप्लीट होना है। और हमने जब उस चीज को सारा चीज देखी, हमने इतना पैसा दे दिया, सब कुछ किया, हमें इसके लिए कोई समझ में नहीं आया। हम इसके न्याय के लिए हम सबसे पहले गए हाई कोर्ट के अंदर, भाई साहब हमें बचाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, आपके पास में अल्टरनेट रेमेडी है, आप हमारे कोर्ट में आपका हम कोई सुनवाई नहीं कर पाएंगे। हमारे वहाँ पे 200 लोगों की एक साथ अपील की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हमें पीएमएलए कोर्ट में भेज दिया गया। हम दिल्ली कोर्ट में जाते हैं, दिल्ली कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हमने ईडी के अंदर अपनी लेटरबाजी करी तो ईडी कहते हैं आप पार्टी नहीं है इसके अंदर। ईडी की जांच इतनी अधूरी कहे या एक गलत दिशा में ईडी ने जो जांच करी, हम नहीं समझ सकते कि सरकार कैसे काम करती है, क्योंकि हम ईडी की तरफ से पीड़ित हुए, ईडी हमें बताता ही नहीं कि भाई इसमें हुआ क्या। और ईडी ने ये कह रहे हैं कि भैया इसमें कहीं से साई फंडिंग हुआ है, कहीं पैसा आया और पैसा गलत तरीके से यूज किया है। ईडी अपनी एक रिपोर्ट में लिखती है कि भाई साहब इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है 78 करोड़ रुपए और हमने 140 करोड़ रुपए दे रखे हैं। क्या ये तो सिर्फ 400 फ्लैट, ये 400 फ्लैट है। और इसके अंदर भी जो 140 करोड़ रुपए दिए हैं उसमें हम 2012 से सरकार इसमें हमारे से सर्विस टैक्स भी लेती रही, 2017 के बाद में जीएसटी भी लेते रही। ये सुनने वाली बात। आप ये सोचिए तो, और सरकार जब एक डिपार्टमेंट ईडी भी सरकार का है, दूसरे टैक्सेशन डिपार्टमेंट सरकार के हैं, तो क्या सरकार को समझ में नहीं है कि हमने इसमें पैसा लगा रखा है और अटैच कर रखा है, बिल्डिंग को बर्बाद कर रहे हैं। अब उसके बाद में सारे ट्रांजेक्शन बैंक से हुए हैं, एक भी पैसा हमारे यहाँ पे नकद का नहीं लिया, सब बैंक के ट्रांजेक्शन से पैसा गया हुआ है और कोई भी बैंक ऐसा नहीं जिसने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं किया। अब इसके बाद में हमारे पास में सारी चीज होती है, हम पीएमएलए में जाते हैं, भाई साहब हमको पार्टी बना लो। बड़ी मुश्किल से अंदर पीएमएलए ने हमारे सोसाइटी को पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद तारीखें चलती गई। और एक दिन आता है 2024 के अंदर, अक्टूबर के अंदर, जिसके अंदर पीएमएलए का कोर्ट हमें एक ऑर्डर देता है कि आप
जाके ये तय करा के आइए कि आप अपने राइट्स को क्रिस्टलाइज कीजिए कि आपने जो पैसा दिया था, आपने एज ए ऑलरेडी पैसा दिया था, आप होम बायर हैं। अब इसको हम कहां से और कैसे कराएं, इसकी कोई जानकारी ना हमें ईडी दे रहा है, ना ये कोई कोर्ट दे रहा है, और ना हम किसी और के पास जा रहे हैं तो हमें नहीं बताया जा रहा। अब इसकी गुहार जब हम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, न्याय मंत्री जो अपने अर्जुन मेघवाल जी, ये सबको हमने सब जगह पे लेटर किया, यहाँ पे मुख्यमंत्री को दिया, रेरा के अंदर लेटर दिया, पर हर कोई आदमी ईडी का नाम सुनते ही बैकफुट पे आ जाता है। अभी दिल्ली से कानून मंत्रालय से एक लेटर आया हुआ है जो अपने मुख्य सचिव के पास में गया है कि भाई साहब एक शिकायत आई है ये पाक रेजिडेंस वालों की, जिसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर का एक इसमें पैसा लगा हुआ है और इनका कहना है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा और ये इनकी इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है। उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जानकारी हमारे पास में नहीं आ पा रही, और हम रेगुलर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जगह पे जाए जा रहे हैं। और कुछ चीजें जब हमें अभी कुछ डॉक्यूमेंट जो हमें मिलते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में हमारे को 2 चीज 3 चीज नजर आती है कि जो लैंड लेडी है, लैंड लेडी के हस्बैंड ने 2019 में, लेडी का नाम लेकर बोलिए सर, ताकि लैंड पता लेडी का चले। जो ट्राई पार्टी में एग्रीमेंट में इसमें है मधु चौरड़िया, ये फोटो है इनकी, मधु चौरड़िया, यही है फोटो यही जिसमें जो फोटो है मधु चौरड़िया। मधु चौरड़िया जी है, मधु चौरड़िया लैंड लेडी है, और इनके हस्बैंड जो है विनय चौरड़िया, जिनको मधु चौरड़िया ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उसके बिहाफ से उन्होंने सारे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किए हैं। और इन्होंने ईडी में एक स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब मैंने तो इस प्रोजेक्ट में पूरे पैसे ले लिए, 57.7 करोड़ रुपए मेरे को मिल गए, अब इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि 57 मिलने वाले नहीं थे। जबकि ये प्रोजेक्ट के टर्म्स के हिसाब से इनका लिखा हुआ है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब उनको 30% मिलना चाहिए था। तो अगर, और उन्होंने, सबसे बड़ी बात है, रेरा के अंदर, रेरा की साइड के ऊपर लिखा गया है कि लैंड की कीमत 23 करोड़ रुपए के लगभग है। तो जब लैंड की कीमत 23 करोड़ है तो आपने जब 57.7 करोड़ रुपए लिए हैं तो ये पैसा आपने किसका लिया? या तो हम अलॉटी का पैसा आपके पास में गया है, या जो ईडी जो अधूरी जांच कर रही है तो जो एबीएल के पास में कोई जो साई फंडी का पैसा है वो पैसा गया है। आप उसको तो जांच नहीं कर रहे, आपने एबीएल के सारे डायरेक्टर को आपने जेल में भर दिया, और पर जिसको एक मुनाफा मिला उसके ऊपर तो कोई जांच ही नहीं हुई। और जिसको डालना चाहिए था उसको डाला ही नहीं। जिस डाले नहीं डाले वो सरकार का काम है। हमारा इतना सा कहना है कि सरकार को ये तो देखो कि भैया जो बेनिफिट फ्री है वो तो बाहर आराम से है, हम यहाँ सारे विक्टिम बने बैठे हुए और हम सब अपनी बात को हर जगह गा रहे हैं कि भैया हमारी सुन लो। हम मुख्यमंत्री के घर पे हमारे साथ में वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष और सब लोग साथ में जाके आए। मुख्यमंत्री साहब के पास में समय नहीं, उनके किसी अधिकारी ने हमारे को एक अधिकारी के पास में भेज दिया, वो हमसे पूछते हैं आप बताइए इसके लिए हम क्या करें। अधिकारी हमसे पूछा क्या करें? मैंने सर देखिए हमें क्रिस्टलाइज करवाना है तो या तो आप रेरा को आदेश करें कि रेरा इसको क्रिस्टलाइज कर दे, या ईडी को करें। तो हमें कहते हैं देखो ईडी तो भारत सरकार की है, वहां पे हमारी चली कि हम रेरा को लेटर कर देते हैं। उन्होंने रेरा में लेटर डाला, उनके पास में रिप्लाई आता है कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट ईडी में अटैच है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ईडी के अंदर हमने अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका रिसिप्ट भी हमारे पास में है। उसके बाद में ईडी ने हमारे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज इस बात को भी 5-6 महीने से ऊपर हो गए। हमने उसके बाद में 2 बार उनको रिमाइंडर लेटर भी डाले, कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमारा एक डेलीगेशन उनके ऑफिस में गया तो वहां उनके जो गार्ड वार्ड बैठे रहते हैं बंदूक लेके, सर आप अंदर नहीं मिल सकते, आपको जो देना है आप पन्ने दे जाओ। फिर हम पन्ने पे ठप्पा लगा के लेके आ गए, कोई जवाब नहीं आया। हमने आरटीआई लगा दी, आरटीआई पहले तो लेने से मना किया, बाद में एक रेफरेंस के कारण उन्होंने आरटीआई ले भी ली, उसकी भी रिसिप्ट है, उसका भी जवाब नहीं दिया। तो ये ऐसा कौन सा ईडी का डिपार्टमेंट हो गया? आज तक हम सुनते थे कि ईडी जो है गलत करने वाले नेता को या बड़े पूंजीपतियों को पकड़ती है, या तो हमारा मेहनत का, मजदूरी का और उसका पैसा लगा हुआ है और हम पीड़ित हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये इतने बड़े अफसर हो गए कि ईडी हमारी बात नहीं सुन रहा, और हमारे न्याय के लिए फिर हम किसको गुहार लगाएं? मुख्यमंत्री जी आप हमारी सुन लो, आप हमारे खुद के विधानसभा क्षेत्र से हो और हमारे पास में आपके आने के बाद में एक अलग जगह है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर भी आपके बनने के बाद हमारे को ये ऑर्डर मिला है कि भैया ये, और ये पूरा प्रोजेक्ट आपके विधानसभा क्षेत्र में ही है, कमला नेहरू नगर के अंदर। आप कम से कम हमारा एक बार दर्द तो सुनो। और आप खुद जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी 50 बार बोल चुके हैं, तो ये एक इंजन यहाँ का काम करेगा तो ऊपर वाला इंजन भी काम कर लेगा। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है तरुण कुमार टांग, मैं इस सोसाइटी का सचिव हूं और मेरे पास में इतना ऐसा दर्द है। क्योंकि मैं आपको छोटी, मैं मेरी भी कहानी बता देता हूं मैम। ये मैं बताता हूं कि मैंने जो फ्लैट जो है, क्योंकि मैं एक नौकरी करता था, नौकरी करने के बाद छोटा सा व्यापार चालू किया और मेरे पिताजी को मैं उनके 50वें एनिवर्सरी के ऊपर ये फ्लैट देना चाहता था। ये ग्रीन फ्लैट रहेगा, यहाँ पे आराम से रहोगे, सुख सुविधा सारी रहेगी। 2016 तक में प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए था। 18 में मेरे पिताजी की एनिवर्सरी थी और कोई फ्लैट नहीं मिला। और दुखद ये है
कि आज मेरे पिताजी माताजी दोनों इस दुनिया में नहीं है, 19 के अंदर वो दोनों स्वर्गवास हो गए। पर क्या है कि जो इच्छा थी वो इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया, और ये तो मेरा दर्द है। ऐसे मेरे पास में कम से कम 60-70 आदमियों का दर्द है, और उन लोगों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पेंशन का पैसा इसमें लगा दिया। कई ऐसे ऐसे हैं NRI लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि हम लोग राजस्थान माटी से जुड़े हुए हैं, हम राजस्थान में आके बस जाएंगे। बिल्कुल, यही बात मुझे सर से करनी है। एक बार आप बस या। माइक उनको दे दीजिएगा। आइए सर से आपको बुलाती हूँ। सर आपका नाम बताइए। हाँ नहीं, आप बोलते रहिए, आप नाम बता दीजिए ऐसे। मैं हरीश केडिया। और इसको लगा लीजिए, हरीश केडिया जी ठीक है। मैं तो हरीश जी हैं, मैं आइए निवेदन हरीश जी करना से चाहता थोड़ी हूँ। सी चर्चा करेंगे। आइए हरीश जी, मैं पूरी जयपुर की बिजनेस कम्युनिटी का इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 3.5 लाख व्यापारी हम सबके साथ जो है आए दिन समस्या और समाधान के लिए लगातार हमारे साथ रहते हैं। और राजस्थान में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इस प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे लोगों के मन में ये था कि हमारी समस्या का समाधान आदरणीय भजन लाल जी हमें बुला करके करेंगे, और उनकी कॉन्स्टेंसी है, और हमें आज भी विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। रेरा या ईडी के साथ बैठ करके या उनको ऐसा कोई एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि जो पीड़ित लोग हैं जिनका 1 नंबर का पैसा, खून पसीने की कमाई। मेरी माता श्री जो कि इस वक्त सीनियर सिटीजन है, 85 साल की उम्र है उनकी, और आज से 2013 में जब उन्होंने अपने लिए फ्लैट लिया, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इस फ्लैट में जाकर के और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसमें रह सकूं। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक सीनियर सिटीजन महिला अपने घर में बैठ करके कहती है कि जो केंद्र सरकार ने ईडी डिपार्टमेंट बनाया, उस ईडी डिपार्टमेंट को बनाने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो ये था कि जो लोग गलत करते हैं उनको ईडी सजा दे, जो लोग सही है ईडी उन्हें न्याय दे। यहां पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जिनकी खून पसीने की 400 लोगों की 140 करोड़ रुपया, इतना बड़ा रकम है। 13 साल से 16 तक हमने दिया। 16 में पोजीशन देना था इन लोगों को, और 2024-25 में भी आज हम कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही, राज्य सरकार हमारी नहीं सुन रही, ईडी हमारी बात को तवल्लुफ ही नहीं दे रही है। तो ईडी का पहला ध्येय ये होना चाहिए था कि मैं इन 400 लोगों को बुला करके इनकी वस्तु स्थिति, आपने कैसे पैसे दिया वो हमारी जांच कर ले। हमने 1 नंबर का पैसा दिया, उन लोगों के खाते में गया, हमें हमारे पोजीशन मिलने चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से। सुनिएगा सर से मैं पीछे कैमरे के पीछे बात करी थी। सर वो बड़ी गजब की बात बोली थी आपने, अब कैमरे के सामने बोल दीजिए। आप कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान की हम बात करते हैं और लोगों को कहते हैं भैया आओ राजस्थान में इन्वेस्ट करो। हम खुद राज्य सरकार के साथ जाकर के, चूंकि ये राइजिंग राजस्थान में सारा महत्व व्यापारी का है, उद्योगपति का, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, ठीक। अब उसी कंडीशन में हम दूसरे राज्यों से बुला करके देश के जगह जगह से उद्योगपतियों को यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं आइए और राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान में आप डेवलप कीजिए, पैसा लगाइए। हम तो राजस्थानी हैं, हमारी दशा को देखिए आप। बड़े दुखी मन से मैं आपके कैमरे के सामने आकर के राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और सरकार इस बात को समझेगी कि एक बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के से कितना बड़ा निवेदन करने के लिए उसको मीडिया तक जाना पड़ा, और उसके साथ 400 लोग हैं। सर आपको सब देखेंगे, 400 लोग वाले भी देखेंगे, फिर 100% उन्हें देखना चाहिए। आज ये समय है दिखाने का कि देखिए हम भी पीड़ित हैं और हमारी पीड़ा पिछले 13 साल से है। ये विश्वास है, इसलिए यहाँ आकर और बोल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए कानून मंत्रालय दिल्ली एक लेटर जो हमने वहां तक भेजा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, मेरे कई लेटर गए साहब, और समिति के भी बहुत लेटर गए, और वहां से कानून मंत्रालय से एक लेटर आता है हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, और आज तक जो है हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि कोई, हमारे पास एक फोन नहीं है कि आप आइए, हमारे पास एक पत्र आया हुआ है जिस पर हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी क्या व्यथा है, वो राइट है, हम आपके साथ से। अच्छा, वो मानहानि का क्या केस लगा था, एक बार वो भी बता दीजिए। मैं निवेदन करूं, ये मधु चौरैया जी जिन्होंने 57 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट से बिल्डर से लिया, और 140 करोड़ जिन्होंने 1 नंबर का दिया, ईडी ने उसको सीज कर लिया, और जो 57 करोड़ रुपया लेकर के वो जो लेडी बैठी है वो घर में ऐशो आराम के साथ बैठी है, एसी में मस्त सो रही है। ईडी को क्या हुआ ऐसा? ईडी ने जांच क्यों नहीं करी इस बात की कि 57 करोड़ उसी जगह से आया है जिसको 12,000 करोड़ में उन्होंने बंद किया है। उस औरत से तो पूछा नहीं जा रहा है, और आप सब जिन्होंने ईमानदारी की कमाई दी है, आप सबसे पूछा जा रहा है।
हम लोग व्यथित हैं, हमें हमारे वो फ्लैट मिलने चाहिए, वरना आप निश्चित मानिए ये एक बड़ा आंदोलन होगा। क्या बात। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग अब ये भी कहने लग गए, बोला जीवन तो हमारा वैसे भी जाने का ही है, तो क्यों नहीं हम कोई ऐसी प्रक्रिया करें जिससे हम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से गुहार करें, बाकी लोगों की आपके साथ जो हुआ वो बाकी लोगों के साथ कभी ना हो। वो कभी ना हो। तो मेरा निवेदन होगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार आपके चैनल से इस बात को सुने, समझे और हमारी इस परेशानी में हमारे साथ खड़ी हो आके, और ईडी या रेरा को कोई ऐसा निर्देश दे कि इन लोगों के फ्लैट को इन लोगों को दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, और वो फ्लैट्स भी आपको दिखाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए सर, आइए थोड़ी सी बातचीत करें, तो और बाकी सबसे भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। इतना समय इन लोगों ने अपना दिया है, आप सुनिएगा। और सर एक आप सभी से एक छोटा छोटा सवाल कर लूं, आपसे बताएंगे आप क्या क्या करते हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं ज्वेलर्स हूँ ज्वेलर। और बिजनेस कम्युनिटी ऑफ जयपुर का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। जी, आप क्या करते हैं सर? मेरा आईटी का बिजनेस है और मेरा आईटी मीडिया हाउस भी है। जी, आप क्या करते हैं? मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। ओके सर, जी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके मैं नेचुरल क्रिस्टल्स का काम करता हूँ जयपुर में। ओके, मैं रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से हूँ। रिटायर्ड। मैं रिटायर्ड एयर कमोडोर अजय सिंघल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। जी, चलिए आपने सुन लिया है कि देखिए ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और आज ये इतने दुखी हैं, आप सोचिए। बताइए सर, आप माइक एक बार इनको दे दीजिए। हाँ सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर, बताइए सर। मैडम थैंक यू आपके चैनल का। सबसे पहले मैं आपको सबने सब बातें बताई प्रोजेक्ट की, मैं आपको खाली लीगल एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ, जो लीगल बैटल हमने बिल्कुल करी। जब 2019 में जब इन्होंने आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के कारण आदर्श बिल्ड स्टेट की प्रॉपर्टी को सीज किया, तब इन हमारे नोटिस में ये कुछ भी मैटर नहीं था। जब 2019 में जब इन्होंने नोटिस दिया, वहाँ पे चस्पा कर दिया, तब हमारे नोटिस में आया कि यह सारे फ्लैट सीज हो जाएंगे। इन्होंने हमको किसी को एक को भी नोटिस नहीं दिया, नोटिस ही नहीं दिया। नहीं, किसी एक को भी नोटिस नहीं दिया, किसी के संज्ञान में भी नहीं आया कि इन्होंने माना ही नहीं कि हमने कोई पैसा भी दे रखा है, जबकि हमारा पैसा उसी बैंक स्टेटमेंट में था जिसकी इन्होंने जांच की थी। दिख रहा है ईडी को, दिख रहा है कि 140 करोड़ जमा है, लेकिन उस दिख रहा को नहीं ध्यान दिया। उसके बाद में हमने आगे से हमारी एप्लीकेशंस उनको दी जिसपे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने सबने ईडी को लेटर लिखे, जिस पे ईडी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तब हमने उनकी अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपना अटैचमेंट कंफर्म करना होता है, वहाँ हमने अप्रोच किया, दिल्ली में एडवोकेट अपॉइंट किया, सबने पैसे कलेक्ट किए, सोसाइटी बनाई, उसको कोऑपरेटिव में रजिस्टर कराया हमने, और उसको हमने फिर उसके उस बिहाफ पे हमने वहाँ पे अपना ऐप लगाया कि हम ओनर हैं इनके फ्लैट्स के, और ईडी का जो अटैचमेंट है वो गलत है। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमको पार्टी नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, आप तो इसमें पार्टी नहीं है, क्योंकि ईडी ने नहीं माना था तो उन्होंने भी नहीं माना। लेकिन उन्होंने हमारे लिए लिखा कि इन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई है, उन्होंने इतना तो लिखा कम से कम। अब जब उसके बाद हम ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल ने हमको पार्टी माना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्रिस्टलाइज कराइए अपने राइट्स को, और आप पहले ये राइट डिसाइड कराइए कि आप होम बायर हैं। अब होम बायर हैं कराइए, लेकिन कराएं किससे? क्या बात। ये प्रश्न जब खड़ा हुआ तो हमने ईडी को भी लिखा, हमने रेरा को भी लिखा, हमने सब जगह जहाँ हम कर सकते थे कोशिश, और अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कोई किसी एक जगह से भी नहीं आया, आरटीआई में भी नहीं आया। अब हमारे पास अल्टरनेट, या तो हम और आगे कोर्टों में लड़ें इस मैटर को, और या छोड़ के बैठ जाएं। छोड़ के बैठने वाले हम हैं नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो अब हम कोर्टों में ही जाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, प्रधानमंत्री सुनते नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास आ गया लेटर लॉ डिपार्टमेंट भारत सरकार से, उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब उनको परवाह ही नहीं है तो क्या करें, हमारे पास अल्टरनेट यही है कि हम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल। बाकी प्रोजेक्ट के बारे में तो चैनल के माध्यम से ये सब बताना चाहते हैं। मैं यही बोल रही हूँ, एक बार माइक इनको देखिए। और एक और बात आपको बता दूं क्लियर, अभी सर ही मुझे पीछे से बोल रहे थे, बहुत दुख वाला उस समय सिचुएशन मेरी भी थोड़ी ऐसे हो गई, शून्य हो गया मामला। इन्होंने मुझे कहा कि इच्छा मृत्यु की लोग बात करते हैं, तो हमें अगर हम सीएम से इच्छा मृत्यु तक मांग लेंगे, कितने दुख की बात है कि लोगों को ये तक बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। बोलिए। इसीलिए हम इस चैनल से के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज इतने सारे लोग पीड़ित हैं, पर उसके बावजूद हमारे को कोई रिस्पांस कहीं से भी नहीं मिल रहा। हम मीटिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपना टाइम लगा रहे हैं, हम कोर्टों में जा रहे हैं, पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ऊपर से लेके नीचे तक सबने कान बंद कर रखे हैं, कोई इस चीज का जवाब नहीं देता। सब कह रहे हैं भैया ये लोग आए तो इग्नोर करो, हमें रास्ता तो दिखा दो। कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, पर रास्ता तो दिखाओ कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
हम अपने ही राइट्स के लिए लड़ रहे हैं आज, ये अपना ही पैसा लगा के। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे ही मैंने मेरी माता जी के लिए और अपने लिए ये फ्लैट लिया था। हम तो कहीं से दिख भी नहीं रहा कि हम शायद पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं अपने कीजिए। जीवन काल में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा और वो घर आपका जरूर होगा। क्योंकि जब कोई इतनी मेहनत से अगर लगा पड़ा है, मैं तो सुनकर ही चौंक गई कि जिसको सील कर दिया गया है वहां जाकर भी देख रहे हैं कि भैया घर हमारा ठीक है। बहुत बड़ी बात है। आइए सर, सर बहुत देर से बोल रहे थे, सर तो ये भी कह रहे थे कि मेरा घर पास में है, पत्नी को बुला लूं या नहीं। हाँ आ रहे, हाँ बिल्कुल, एक बार सर से बात करें। हाँ वैसे मैडम इन्होंने सारी लीगल एस्पेक्ट सारे बता दिए आपको। क्या है कि मैं तो ये मेरी दुखद घटना है जो घटी मेरे साथ, वो बताना चाहूंगा। मैंने ये फ्लैट मेरी मदर फादर के लिए लिया था। सबने अपने 2013 माता में। पिता, लोग कहते और हैं मैं- माता पिता की सेवा कीजिए, जब करते हैं तो ये हो रहा है। मैं जब नौकरी में था, जब मैंने लिया था, उसके बाद मैं रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का पैसा भी मैंने इसमें लगा दिया सारा का सारा, और मेरी मदर भी ऊपर चली गई, आज इस दुनिया में नहीं है। इसका मुझे बहुत दुख है। और मेरे फादर 92 ईयर्स ओल्ड है, वो चल फिर नहीं सकते। अगर चलते तो मैं शायद हो सकता है यहाँ लेके भी आता हूँ। आपको दिखाता उनकी कितनी तगड़ी तमन्ना थी कि सब मुझे ये फ्लैट मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल के माध्यम से कुछ हमारे न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी एक बार सर को भी दे दीजिए। देखिए ये स्टोरी कैसी है, बताइए सर, आप क्या बोलना चाहेंगे। ये डॉक्टर साहब हैं, बोलिए सर। उपाध्यक्ष हैं हमारे इसके सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। मैं लगा दूं, मैं लगा दूं, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। जी मेरा नाम ईश्वर दत्त शर्मा है। जी। मैंने और मेरे पिताजी ने जॉइंट में फ्लैट लिया था, और मेरे पिताजी काफ़ी बुजुर्ग थे और उनकी इच्छा थी कि वो इस फ्लैट में रहें। अभी मैं रेंट पे रहता हूँ, वो भी मेरे साथ रेंट पे रहते थे। तो इच्छा तो उनकी रही नहीं, 1 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, पूरी नहीं हो रेंट में? सकी। हाँ अब 17 में फ्लैट लिया था मैंने, 2017 में, और 6 महीने के अंदर इन्होंने फुल पेमेंट ले लिया, ये कह के कि आपको हम रजिस्ट्री करा देंगे, पोजेसन दे देंगे। मैंने फुल पेमेंट दे दिया इनको, ABL वालों को, और इन्होंने मुझे पोजेसन लेटर भी बना दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। 19 में ED ने अटैच कर लिया इसको, और तब से हम लोग फाइट कर ही रहे हैं। अटैच करने के बाद मैं तो उसी दरमियान में कोर्ट चला गया था कि मेरी आप रजिस्ट्री कराइए। 19 से आज तक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है रजिस्ट्री के लिए, तो रजिस्ट्री ये करते नहीं है, कोर्ट तारीख दिए जाता है। इसी तरह हम जब ये लड़ाई अब लड़ रहे हैं, इन्हीं दिनों चौड़िया जी ने हमारे को मानहानि का नोटिस भेजा है। मधु मधु चौड़िया, 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 हाँ पूरा नाम लीजिए, ऐसे चौड़िया व्यक्तियों का तो ग्रुप, पूरा चौड़िया नाम। ग्रुप ने मानहानि का 45 करोड़ का, 45 करोड़। हाँ, मेरे नाम से, सचिव तरुण जी के नाम से, कुलदीप जी के नाम से मानहानि का 45 करोड़ का नोटिस भेजा है कि हम आपने लोग दब पीछे- जाएं, शांत हो जाएं। आपने पीछे से इसी के लिए डायलॉग बोला था कि चोर को चोर नहीं कह सकते हैं भैया, अगर कहेंगे तो 45 करोड़ रुपए का मानहानि का केस हाँ, है। कि हम डर जाएं, हम चुप हो जाएं, हम लड़ाई ना लड़ें। तो ये समझ नहीं आ रहा है कानून, मुझे तो डाउट हो रहा है कानून काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे देश में। क्या बात बोली। नहीं, बहुत परेशान है। मैडम जमीन 23 करोड़ की थी, 57 करोड़ रुपए लिया, और उसको बोलते हैं उसके लिए कुछ भी, तो वो 45 करोड़ का नोटिस भेजता है। अब किसको क्या कहें। हारा हुआ इंसान महसूस करे। थाने में हमारे खिलाफ FIR के लिए परिवाद देता है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वो तो हम इतनी संख्या बल में गए थे वहां पे, इसलिए वो FIR दर्ज नहीं हुई। कोई एक व्यक्ति हो तो डर कर ही पीछे हट एक वो तो धमका रहे थे, पुलिस वाले क्लियर कट, पुलिस वालों की लैंग्वेज ऐसी पुलिस वाले तो उसको बंद करने के लिए तैयार थे। किस तरीके की लैंग्वेज थी। और सुनिए, गुस्से में बोलेगा, जो बोलना है बिल्कुल सही बोलेगा। कौन आप बता रहे हैं? हाँ बताइए। हमारे पे क्या है कि उन्होंने ये लगाया कि हमने क्या है कि सारे सच्चाई के लिए हम सबसे पहले हमने ये काम किया कि हम सब कोर्ट कचहरी न्याय के ऊपर हमने न्याय के हिसाब से चले। जब हमारे पास में न्याय के अंदर क्रिस्टलाइजेशन का कहीं कोई मैसेज नहीं मिला, तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई हमारे दर्द के लिए कि हर कोई आदमी उस पर चल जाए और एक ही जगह पे सारी चीज देख ले। हमने prws.in करके एक वेबसाइट बनाई, उस पर अब तक हमारे साथ में क्या क्या वाकया हुआ वो हमने उस पर दर्शाया। इसके अलावा जो जो पेपर है, जो बिल्डर ने, डेवलपर ने, लैंड लेडी ने जो रेरा में दी है या आपस में जो हमारे साथ एफिडेविट किए, वो पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, वो हमने सारे पेपर उस पर लगाए।
और उसके बाद में हमने उसके बाद में सोशल मीडिया पे एक आध दो पोस्ट भी डाली। वो पोस्ट डाली कि भैया वी आर विक्टिम्स ऑफ हम परेशान हैं, ABL, हम दुखी हैं। वी आर विक्टिम्स ऑफ ABL एंड चौड़िया ग्रुप, क्योंकि हम विक्टिम का मतलब हम पीड़ित हैं। ये हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट चलाई। उनका ये नोटिस आता है कि भाई साहब आपने मेरे चौड़िया ग्रुप को बदनाम कर लिया। भैया आपने डेवलपर एग्रीमेंट में अरियंत एंटरप्राइजेस और चौड़िया बिल्डकॉम लिमिटेड के अंदर आपने पैसा लिया है, तो आपका ग्रुप हुआ है और हम विक्टिम है, हम पीड़ित नहीं लिखेंगे। आपके पास में, हमारे पास में तो ठीक है, हम तो ईमानदार हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इतनी पूंजी से वो किसी को भी खरीद सकते हैं, कोई भी बिकने को तैयार हो जाता है। उस चक्कर में एक परिवार लग गया, थाने में हमको बुला लिया और थाने के अंदर पुलिस वाले ने हमारे कहा आप समझते नहीं है, आप किसी भी ऐसे बड़े आदमी को आप ऐसे बदनाम कर देंगे और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब ये ट्राइपार्टी एग्रीमेंट है, तुम क्या इंग्लिश मेरे को सिखाओगे? भैया हाँ से बोल रहे थे। हाँ, तो हमने उसको साफ कहा भाई साहब इंग्लिश नहीं, इसमें लिखा हुआ है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर हमने कहीं गलत किया तो माफी मांग लेंगे, पर हमने कोई गलत ही नहीं किया और जो सच है हम सच लिख रहे हैं। और हम जाए किसके पास, हम ये तो बताओ। आपने लैंड बोला, इन्होंने तो अपना पूरा राइट्स बेच दिया, तो मैंने साहब इसको राइट्स बेचने के थे ही नहीं। ये बोला आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। कहाँ की पुलिस है ये श्यामनगर की पुलिस। अब उसके बाद में भी हम कहाँ जाए, उसके बाद में उन्होंने परिवार के ऊपर हमें एक नोटिस दे दिया, उसका मैंने उनको 110 पन्ने के अंदर सारे एविडेंस पेपर दे दिए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस को समझ में आ गया हम सही थे, पर एक बार जो जोर दिखाया। उसके बाद में उन्होंने 100 से ज्यादा FIR, मतलब ऑनलाइन शिकायत 100 से ज्यादा इस वक्त मूव कर रही है। और आप देखिए, ये सोचने का विषय बनता है, जैसे ही आप ऑनलाइन कोई भी शिकायत पुलिस में मूव कराते हैं तो तुरंत ही कमिश्नर ऑफिस से या DCP ऑफिस से आपके पास तुरंत फोन आता है। पाया गया कि ये शिकायत जो है आपकी अस्तित्व नहीं करती, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। 181 से फोन आता है, अरे आपने जांच क्या करी, आपने किसी को बुलाया नहीं, जांच ही बंद हो जाती है। 100 आदमी की शिकायत पे जांच बंद हो जाती है। अरे भैया 10 आदमी की शिकायत पे तो SOG की क्रिएट हो जाती है, या 100 आदमी की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये सब अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये है पैसे का, कहाँ जाएं, ये कहाँ जाएं? ये है पैसे का। ये थाने वाले भी हमारी कोई नहीं सुनते। और उसके बाद में क्या, आप चले जाएंगे, आपको 2 घंटा बैठा लेंगे, 1 घंटा बैठा लेंगे, आप बाद में आ जाइएगा। आदमी करेगा। स्थिति हमारे पास में ऐसी है। देखो हम ईमानदारी से कह रहे हैं, ये लापरवाही 100% ईडी ने करी है। ईडी की 100% जिम्मेदारी है। जो ईमानदार आदमी है उसको न्याय मांगना नहीं पड़े, उसके घर पे न्याय पहुंचना चाहिए। मोदी जी आपको ये समझ में आनी चाहिए, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, हम हिंदुस्तान में कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे। ये रिटायर्ड है आर्मी के अंदर पूरी सर्विस की। मेरे पास में 4 कर्नल हैं जिन्होंने ये इसमें रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपनी देश में सेवा देने के बाद में आज वो अपने दर बदर घर के लिए भटक रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जो है, एयर कमांडर साहब जो है, वो दिल्ली से वापिस से राजस्थान अपनी माटी में आना चाहते हैं। उन्होंने माटी के लिए अपने पेंशन के पैसे यहाँ पे लगा दिए और अपने रिटायरमेंट के पैसे लगाए, वो आज दर बदर घूम रहे हैं। ये क्या मतलब है इस चीज का? ब्रिगेडियर हैं, सोचिए उनके साथ ऐसा हो गया, क्या बोलेंगे सर? मैं एयर कमांडर अजय सिंघल। मैंने 2013 में ये सोच के ये फ्लैट बुक किया था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद जयपुर, जो कि एक बहुत ही सुंदर और शांत शहर है, यहाँ के रहूँगा। बल्कि मेरी वाइफ ने तो कहा था कि दिल्ली और नोएडा रहेंगे, मैंने कहा नहीं, अपन जयपुर चल के रहेंगे। और वो उस 2017 तक मैं उनको पूरा पैसा दे चुका हूँ। अब मैं रिटायर भी हो गया, पर मकान भी नहीं आया और मेरे को मकान की अभी नियर फ्यूचर में आप लोगों के सहयोग से ही उम्मीद है, अदरवाइज बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये मकान मेरे को अगले 2-4 साल में मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी देख रहे हैं, जिनके की अधिकार क्षेत्र में ये पावर में है, कि वो इस मकान और आदर्श सोसाइटी का जो ये ग्रुप है, इनको जल्दी से जल्दी फ्लैट्स धारकों को दिलवाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए मुझे तो, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, आपने इन सबको सुन लिया है और ये इकलौते नहीं है। कितने 400 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों के साथ 400 फैमिली 14-15। और मैं आपको मिलवाऊंगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इस मुद्दे को हमने पकड़ लिया है। ये आपने अभी इनको सुना है, वो फ्लैट्स तक भी हम पहुंचेंगे, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसको सील कर दिया गया है। पर आप ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।